Hey guys, what's up people? This is Abhishek, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स। आज रैंक प्लस चले बच्चे जिंदगी कैसे हो? मेरो शेरो शेनियो। आज हम करने वाले हैं हमारे पंच का सबसे पहला सेशन फॉर फिजिक्स और वो चैप्टर होने वाला है साउंड। साउंड चैप्टर में सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो आज हमने सोचा कि भाई साउंड चैप्टर से 5 ऐसे सवाल करेंगे जो 5 मार्क्स के लिए आपको आता है। ठीक है, तो वेलकम टू दिस सीरीज। और अगर फिजिक्स में देखो, जब साइंस का पेपर बनता है ना, तो उसमें एक फिजिक्स का सवाल जरूर होगा 5 मार्क्स के लिए। फिजिक्स का 5 का, केमिस्ट्री का 5 का और बायो का 5 का, ऐसे मिला के 3 सवाल बनते हैं 5 मार्क्स के। और फिजिक्स में से सिर्फ एक ही सवाल आएगा जो आपके 5 चैप्टर्स में कहीं से भी आ सकता है। तो हमने सोचा आपको हर चैप्टर के 5-5 सवाल दे देते हैं ताकि उन्हीं के अंदर से आपको कोई सवाल आए। तो अगर आपको अपने पूरे 5 मार्क्स कमाने हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में, तो मेक श्योर करिए कि भाई 5 के पंच के सीरीज को फॉलो करते रहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं बच्चों सेशन को। ठीक है तो आज हमारा पूरा डेडिकेशन साउंड चैप्टर को लेकर होगा और ज्यादा वक्त नहीं लेंगे इसमें, है ना। कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा हमारा सेशन है वो 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाए और आपका ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को अभी अभी ज्वाइन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। पहला सवाल है हमारा, विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम शो दैट साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है, हमें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो करना है कि आपका जो साउंड है उसको एक मीडियम की जरूरत होती है प्रोपगेट करने के लिए। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सफर करने के लिए मीडियम की जरूरत है। इसको हमें प्रूव करना है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये? आपके टेक्स्ट बुक में भी है, गेस करिए। यस, दिस इज द बेल जार एक्सपेरिमेंट। कौन सा बेटा ये है आपका बेल जार एक्सपेरिमेंट। अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको अभी कभी नोट डाउन कर लेना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि साउंड को मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, तो क्या एक्सपेरिमेंट है इसमें? बहुत सिंपल सा है कि एक बेल जार के अंदर, ठीक है, एक ग्लास जार, ठीक है, ग्लास जार है आपका। उस ग्लास जार के अंदर हमने एक बेल को रखा हुआ है। किसको रखा हुआ है? बेल होती है ना, घंटी, घंटी को रखा हुआ है। बस ऐसे घंटी बना दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? इसके अंदर हवा होगी, एयर होगा। ठीक है, इस जार के अंदर हवा होगी। अब इस जार के नीचे से हम क्या करेंगे? इस जार के नीचे से एक वैक्यूम पंप कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे कनेक्ट? यहां पर हम एक वैक्यूम पंप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस बेल को ऑन करेंगे। तो होगा क्या भाई? घंटी बजना शुरू होगी, हमें सुनाई देगा, है ना। हमने यहां पर अपना कान रख के सुनना शुरू कर दिया तो भाई हमें सुनाई देगी बढ़िया से, आवाज आएगी घंटे की। धीरे धीरे क्या होगा? हम इस वैक्यूम पंप के थ्रू इसके अंदर की जो हवा है इसको बाहर निकालना शुरू करेंगे। इसको हवा को बाहर निकालना शुरू करेंगे धीरे 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 धीरे। जार के अंदर की जो हवा है वो कम होने लगेगी और वैसे ही धीरे धीरे जो घंटी की आवाज है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। और जब सारी हवा उस जार के अंदर से बाहर निकल चुकी होगी, वैक्यूम क्रिएट हो चुका होगा उसके अंदर, आपको बेल की आवाज नहीं सुनाई देगी। इससे यह प्रूव हो जाता है कि भाई हां, जब तक मीडियम उस जार के अंदर था आपको आवाज आ रही थी, लेकिन जैसे ही मीडियम बाहर निकल गई, हवा बाहर निकल गई, आवाज आनी बंद हो गई। दिस प्रूव्स दैट योर साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इट रिक्वायर्स मीडियम। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो ये है आपका बेल जार एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में जो भी मैंने कहा वर्बली, वो सारी चीजें मैंने लिखी हुई है, बट आपको समझ में आ गया हो क्या करना है। इसको बस अपनी भाषा में लिखना है, इतना लंबा लिखना भी जरूरी नहीं है, बस डायग्राम अच्छे से बना लेना। ठीक है, दूसरा सवाल 5 मार्क्स का जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके क्लास 9th के साउंड चैप्टर से, वो ये रहा। अब पर्टिकुलर ट्रांसमीटर ऑफ आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट। तो आप ये देखो कि भाई पूरा लेवल पे 5 मार्क का एक सिंगल सवाल आना बहुत मुश्किल है साउंड से, है ना। जैसे वो बेल जार वाला था, 5 मार्क का एक सवाल आ गया डायग्राम के साथ। और अगर होता तो होता आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर, लेकिन ह्यूमन ईयर अब आपके सिलेबस पे नहीं है, तो इसलिए 5 मार्क्स को तोड़ कर दिया जाएगा। 1 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 2 मार्क, ऐसे 1-1, 2 मार्क ऐसे करके तोड़ कर दिया जाएगा। वो टूटे हुए सवाल करते हैं अभी। ठीक है, चलो आ जाओ। A particular transmitter of Akashvani broadcast has 4 to 420.5 meter wavelength. Given the speed of radio waves is 3 into 10 per 8 meters per second. Calculate the frequency at which the radio station broadcasts its program. ठीक है, मान लीजिए आपका जो पॉइंट नंबर 1 है, इसमें आपको पूछा है कि भाई फ्रीक्वेंसी निकाल कर बताइए। कैसे निकालोगे? वेवलेंथ का फॉर्मूला आपका होता है 420.5 मीटर और फिर स्पीड ऑफ आपकी रेडियो वेव्स होती है 3 into 10 पर 8 मीटर्स पर सेकेंड और उसके बाद होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। अब हमें ये फ्रीक्वेंसी निकाल कर बतानी है।
क्या फॉर्मूला बनेगा आपका? आपको पता होना चाहिए कि भाई स्पीड ऑफ साउंड इज एक्चुअली इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ऑफ साउंड। ये फॉर्मूला बनता है S इज इक्वल टू न्यू लैम्डा कहते हैं इसे। तो यहां पर हमें निकालना है ये न्यू इज फ्रीक्वेंसी का सिंबल, तो स्पीड अपॉन लैम्डा हो जाती है, यानी कि स्पीड अपॉन वेवलेंथ हो जाती है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? 3 इंटू स्पीड का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ जो सवाल में दिया हुआ है, और लैम्डा नीचे हो जाती है 420.5 420.5। सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? आराम से यहां पर 3 डिवाइड बाय 420.5 है, ये पॉइंट ऊपर डाल दो तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 4205 इंटू 10⁸ हो गया। ठीक है, आप उसको और सॉल्व करने के लिए इनमें से कुछ जीरो यहां पर ले लो, कितना जीरो? 3 जीरो लेना पड़ेगा बेसिकली, है ना। तो यहां पर हो जाएगा 30,000। ठीक है, 30,000 इंटू 10⁵ हो गया डिवाइडेड बाई 4205। बस आपको इसे भी डिवाइड कर देना है, कर देते हैं। चलो आ जाओ, 4205 माने कितनी बार जाएगा? चलो यहां पर लिख के देते हैं। ठीक है, तो यू हैव 30,000 डिवाइडेड बाई 4205। तो एक बार चलेगा? एक बार नहीं भाई, एक बार भी चलेगा 4205 फॉर प्रॉब्ली 7 बार चलना चाहिए ना, 7 टाइम्स चलना चाहिए। एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 7 टाइम्स अगर मैं करता हूं तो 7 5 35 3 कैरी, 7003, 7 2 14 1 कैरी, 7 4 28 29। तो आप देखोगे 29435 ऑलमोस्ट यहां पर आ चुका है। 10 - 5 ये हो गया 5, 9 - 3 हो जाएगा आपके लिए 6, 9 - 4 हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1 नहीं यार 565 ही होगी ना, एक तो नहीं आएगी, 0 ही आएगी यहाँ पे, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 565। इसमें अगर मैं पॉइंट दोबारा लगाता हूं तो बन जाता है यहाँ पर एक और 0। 5650 के लिए आपके पास एक और बार जाएगा तो बन जाएगा 4205। 42 एक और डेसिमल निकालते हैं। ठीक है, तो 10 - 5 हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 4, और ये हो गया 1, 1445। इसमें अगर मैं एक और 0 लगा देता हूं तो 4205 3 बार जाएगी, है ना। तो 7.13 पे रोक देते हैं चीजों को। ठीक है, तो वी हैव द आंसर 7.13 इंटू 10⁵ हर्ट्ज में वैल्यू आएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है। अब इसको क्या करेंगे? इसमें 2 0 दे देंगे तो हम बोलेंगे 713 किलो हर्ट्ज बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने 2 0 यहां पर दिए तो 713 इंटू 10⁵ हो गया, 10⁵ किलो होती है, तो मैंने यहां पे 713 किलो हर्ट्ज लिख दिया। ठीक है, बराबर है। या तो आप इसको 7 मतलब इसको आप बेसिकली 7,13,000 भी बोल सकते हो हर्ट्ज, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट 713 किलो हर्ट्ज मेक्स परफेक्ट सेंस। आई होप ये हो चुका है हमारा। कोई डाउट हो तो बता देना, और कहीं पे भी अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर लेना बच्चों तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं पढ़ाते हुए उस मोड में जा रहा हूं, तो हो सकता है मुझसे गलती हो सके, तो मुझे चैट में बता देना, कमेंट में बता देना आपकी गलती होगी सर, बेशक सर कोई बात नहीं, है ना। तो ऐसे बता देना। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो पहला वाला आपका हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स थ्रू व्हिच अ ट्रांसवर्स वेव इज प्रोपगेटिंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव इज प्रोपगेटिंग। तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि भाई क्या आपको, बेशर्मो आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बीच में डिफरेंस पता है कि नहीं? ठीक है, चलो समझा देता हूं मैं आपको। जिनको नहीं पता है नोट डाउन करें। जब एक वेव होती है, ठीक है, उस वेव में होते हैं पार्टिकल्स। वेव सामने के डायरेक्शन में जा रही होती है। ठीक है, वेव का डायरेक्शन सामने के डायरेक्शन में होता है, और अगर आपके पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रहे हो, अगर आपके पार्टिकल्स भी सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हो, वाइब्रेट कर रहे हो, तो इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या कहते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं जब आपका वेव एंड दी वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स आर इन दी सेम डायरेक्शन, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लेकिन जैसे हम बात करेंगे हमारे ट्रांसवर्स वेव के बारे में, ये है थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग। ट्रांसवर्स वेव कहां जा रहा है? ट्रांसवर्स वेव तो सामने जा रहा है, वेव तो भाई सामने जाएगी ना। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में होगा क्या? ट्रांसवर्स वेव में जो आपका पार्टिकल होगा वो ऊपर एंड नीचे की तरफ वाइब्रेट करेगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव में सेम डायरेक्शन वाइब्रेशन होती है, ट्रांसवर्स वेव में ऐसे ऊपर नीचे की तरफ वाइब्रेशन होती है पार्टिकल्स की, और ये जाते हैं। जैसे भाई ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल, जैसे आपके समुद्र के ऊपर वेव्स जाती है ना, आपको दिखेगा समुद्र ऊपर नीचे हो रही है और वेव सामने की तरफ आ रही है। जैसे एक किनारा है, सी शोर है, सी शोर में वेव जोर से टकरा, लेकिन आ तो ऊपर नीचे करके रही है ना। आप पानी के अंदर रहोगे तो आप भी ऊपर नीचे हो रहे होंगे, करेक्ट है। तो ये हो जाता है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब बहुत सिंपल सा लॉन्गिट्यूडनल वेव भाई क्या कह रहे हैं, मतलब जैसे हवा में जैसे आप, मेरी आवाज आपके कानों तक कैसे पहुंच रही है, यहां से वहां तक आपके पार्टिकल्स धक्का ऐसे ऐसे मारकर जा रहे हैं सामने की तरफ, ऐसे ऐसे धक्का मारकर जा रहे हैं। ठीक है, तो वेव भी सामने की तरफ, तो हवा भी, मतलब आपके पार्टिकल्स भी ऐसे ही मूव कर जा रहे हैं। तो साउंड बेसिकली मूव्स थ्रू अ लॉन्गिट्यूडनल मीडियम वेव रादर देन अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में भी साउंड मूव होता है ओनली ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर। ये भी सवाल आता है बच्चों को कि क्या साउंड हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है?
90% हाँ, लेकिन जब भी उसे ट्रैवल करना होता है वेव के ऊपर, लिक्विड के टॉप सरफेस के ऊपर, तब वो ऐसा ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। आगे बढ़ते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। State three characteristics of a musical sound with suitable diagrams. On what factors do they depend? What are the characteristics, people? What are the characteristics? Number one characteristic आप जानते हो जिसको हम कहते हैं loudness, है ना। किसी भी आवाज की, किसी भी गाने का सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितना लाउड है, आप कितने तेज बात कर रहे हो बात करते वक्त, तो वो लाउडनेस कहलाती है। एंड लाउडनेस इज बेसिकली डिफाइंड बाय द एम्पलीट्यूड, डिफाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि भाई ये आपका साउंड का वेव है, ये आपका डिस्टेंस मान लो, टाइम मान लो, तो प्रेशर मान लो, टाइम मान लो, जैसे भी आपका है ना, आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो, प्रेशर भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये अगर मेरा एक वेव है, अगर मैं यहां पर सेम बनाता हूं एक और, ठीक है, या तो इसके नीचे बना देता हूं, ठीक है, ठीक है, इसमें अगर मैं सेम बनाऊंगा तो आप देखकर बताइए मुझे कि भाई इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसमें भी डेड वेव है, इसमें भी डेड वेव है, बस एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है ना। अब इस एम्पलीट्यूड के वेरिएशन की वजह से आपका जो साउंड है यहां पर कम लाउड होगा और यहां पर ज्यादा लाउड होगा। सो दिस इज अ लाउड साउंड एंड दिस इज बेसिकली अ लो लेस वॉल्यूम साउंड, जिसको मैं क्या बोलता हूं, इसमें एक वर्ड होता है, इसमें लो वॉल्यूम साउंड नहीं यार, फीबल साउंड, करेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फीबल साउंड, ठीक है, मतलब सुनाई ना दे, ऐसे निकल जाए, आवाज ना है, ठीक है। तो ये हो जाता है फीबल साउंड, ये होता है लाउड साउंड। तो लाउडनेस कौन वेरी करता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होती है, एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस बिटवीन योर मीन पोजीशन एंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गई लाउडनेस और ये हो गई एम्पलीट्यूड। अब बात करते हैं तो लाउडनेस को कौन, दिस स्टेट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड विद सूटेबल डायग्राम्स, ऑन व्हाट फैक्टर्स डू दे डिपेंड। तो आपको तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है और उसका डिपेंडेंसी बतानी है। तो लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है बेटा पिच। क्या नाम है इसका, इसका नाम है पिच। और पिच किस पे डिपेंड करता है, पिच डिपेंड करता है आपके फ्रीक्वेंसी पे, किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। अगर हम पिच का एग्जांपल लेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान से देखना यहां पर, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक दूसरा वेव बनाया, ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अगेन दोबारा डिस्टेंस या प्रेशर, यहां पे अगेन डिस्टेंस या प्रेशर, और ये हो जाएगा आपका टाइम, ये भी हो जाएगा टाइम, ठीक है। टन टन टन, ठीक है, मैंने लाइन बना दी। चलो अब देखो ध्यान से, मैंने यहां पर एक वेव बनाया, डन डन, ठीक है, ये मैंने एक वेव बना दिया। अब यहां पर मैं वेव बना रहा हूं, ठीक है। इसमें आप देखोगे दोनों मामलों में एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम है ना, दोनों मामलों में जो एम्पलीट्यूड है वो ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम है। लेकिन यहां पर आप देखोगे एक आधा वेव पूरा हो रहा है, जिसके अंदर में यहां पर पूरा एक वेव पूरा हो जा रहा है ना। यहां पर एक आधा वेव हो रहा है, यहां पर पूरा वेव हो रहा है, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ वेव ज्यादा है। तो नंबर ऑफ वेव ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहां पर फ्रीक्वेंसी कम है। तो इसको हम कहते हैं लो पिच, है ना, इसको हम कहते हैं आपका लो पिच साउंड, और इसको कहते हैं हम हाई पिच साउंड, ठीक है। तो लो पिच मतलब भाई साहब वहां पर फ्रीक्वेंसी कम है साउंड की, और यहां हाई पिच मतलब जहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है साउंड की, ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई। अब आगे और सबसे आखिरी जो फैक्टर होता है जिसपे आपका डिपेंडेंसी होती है चीजों की, वो होती है क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है, जिसको हम टिम्बर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिम्बर भी बोलते हैं, टिम्बर, ठीक है, क्वालिटी ऑफ साउंड इसको हम टिम्बर कहते हैं। और ये कहां से पता चलता है भाई, ये पता चलता है हमें वेव के फॉर्म से। किससे भाई, साउंड वेव फॉर्म से, साउंड का जो वेव होता है उसके फॉर्म से पता चलता है। अब फॉर्म का क्या मतलब होता है सर, देखो ध्यान से बेटा, फॉर्म का क्या मतलब होता है, ये रहा आपके सामने, मैंने दो वेव बना दिया, ठीक है, इसमें भी मैंने ऐसे लाइंस मार दिए। अब इसमें मैंने लिख दिया डिस्टेंस या प्रेशर, इसमें मैं लिख दिया टाइम, इसमें मैं लिख दिया डिस्टेंस या प्रेशर, ये भी हो गया टाइम। अब मैं अगर यहां पर एक वेव बनाऊंगा तो आप देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। एक वेव मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, ठीक है, एक वेव मान लीजिए आपका ऐसा चल रहा है, दूसरा वेव कैसा होगा, मान लो ऐसा होगा, ठीक है।
तो आप देखो यहां पर यार मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, मेरा जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम है, लेकिन यहां पर डिफरेंट क्या है, वेव का जो फॉर्म है वो डिफरेंट है। करेक्ट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वायलिन होती है, गिटार होता है, वायलिन गिटार बोथ आर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ना, लेकिन दोनों की आवाज अलग निकलती है। क्यों? क्योंकि उनका वेव फॉर्म अलग है, लाउडनेस फ्रीक्वेंसी सब सेम होगी, लेकिन उनका वेव फॉर्म अलग है। वैसे तबला बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, ढोल तबला मेम्ब्रेन से बनी हुई है ना, सेम दिखने में भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, तो कैसे सेम आवाज नहीं निकलती? क्योंकि उनका वेव फॉर्म अलग है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये था आपका तीसरा सवाल। आई होप आपको मतलब मजा आया होगा, मेरे को काफी मजा आता है इस सारे सवालों में, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पीपल, बहुत इंटरेस्टिंग अगेन। द क्वेश्चन स्टेट्स द साउंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज आर ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। इनमें से कौन से साउंड होंगे जो ह्यूमन ईयर को सुनाई देगा, यानी कि हमें सुनाई देगा। बहुत आसान सवाल दिए। फर्स्ट आंसर वुड बी 2 हर्ट्ज नहीं सुनाई देगा, 5 हर्ट्ज नहीं सुनाई देगा, 20 हर्ट्ज नहीं सुनाई देगा, 200 हर्ट्ज नहीं सुनाई देगा, नहीं 200 हर्ट्ज सुनाई देगा और 2000 हर्ट्ज सुनाई देगा, है ना। तो हमें सिर्फ 200 हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज सुनाई देंगे। क्यों? क्योंकि भाई ऑडिबल ह्यूमन रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। करेक्ट है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो इसका मतलब कि 20 हर्ट्ज भी हमें सुनाई देगा, 20 वाला भी हमें सुनाई देगा, 200 भी सुनाई देगा, 2000 भी सुनाई देगा, 2 और 5 नहीं सुनाई देंगे। करेक्ट है, चलो याद रखना इस बात को। अब आगे बी में आपको आ रहा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल। A stone is dropped into a well 44 meter deep and the sound of splash is heard 3.12 seconds. Find the speed of sound in air. ठीक है, यानी कि बेटा यहां पर आपके सामने एक प्यारा सा कुआं रख दिया है। ठीक है, बहुत प्यारा सा कुआं है बेटा, बहुत क्यूट है क्योंकि मैं बना रहा हूं ना इसलिए। तो हमने यहां पर एक कुआं बना दिया, कुआं बना दिया। अब इस कुएं के अंदर, कुएं के ऊपर आप खड़े हुए और एक पत्थर को ड्रॉप किया। किसको ड्रॉप किया? पत्थर को ड्रॉप किया। अब ये पत्थर कुएं के अंदर गिरेगा यहां पर। ठीक है, पत्थर जो है कुएं के अंदर जो पानी है उस पर जाकर गिरेगा और गिरने के बाद क्या होगा? आपको पानी की आवाज सुनाई देगी। ठीक है, पानी की आवाज सुनाई देगी, बहुत बढ़िया। अब बताया ये जा रहा है कि ये जो कुएं की हाइट है वो कितनी है? 44 मीटर डीप है। कितनी डीप है ये 44 मीटर डीप है और आपको आवाज सुनाई दी 3.12 सेकंड्स के बाद, यानी कि ये जो पत्थर है, ये पत्थर जो है वो नीचे पानी में गिरा और उसके बाद आवाज आई। ये टोटल टाइम जो था वो था 3.12 सेकंड्स का। ठीक है, 3.12 सेकंड्स का। ओके, तो अभी क्या निकालना है हमें? अभी निकालना है हमें कि भाई स्पीड ऑफ साउंड कितनी है। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला बेटा अगेन वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम कहीं सही है, लेकिन यहां पर जो टाइम दिया गया ये टोटल टाइम है नीचे जाने का ऊपर आने का। तो डिस्टेंस भी हमें नीचे जाने का ऊपर आने का दोनों डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना। सो यहां पर हो जाएगा 2d अपॉन टी। तो बेसिकली ये इक्वल वाला सवाल था, स्पीड इज इक्वल टू 2d बाई टी वाला सवाल हो गया। आपको ऐसे ही निकालनी है तो निकाल देते हैं। तो एस इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस कितना है 44, टाइम कितनी आपको दी गई है 3.12। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, देखते क्या आता है। 2 से काटूंगा मैं तो 2 एक बार, ठीक है, और 2 5 बार और 2 6 बार, 1.56 आ गया। 44 से कटता है क्या 156? मुझे लगता है कि कटेगा, शायद इसलिए सवाल दिया हुआ है। चलो काट के देखते हैं। ठीक है, 44, 88, हाँ कट तो रहा है, यही तो मैं बोलूं। 88 और 98, 88, 128, 132 नहीं कटेगा यार, कटेगा? नहीं कटेगा। 132 नहीं कटेगा, नहीं सॉरी नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से काट देते हैं बेटी। चलो 2 22 बार और 2 7 बार और 8 0.78, 2 से और कटेगा, 2 11 बार और यहां पर आ जाएगा 2 0.39। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर आपका जवाब आ गया 1100 डिवाइड बाई 39। ठीक है, 1100 डिवाइड बाई 39 आपकी जवाब आ जाती है, जिसमें अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 1100 बाई 39 अगर मैं कर देता हूं तो क्या वैल्यू आएगी मुझे? चलो ठीक है, करके देखते हैं। तो यहां पर 40 होता तो 2 बार जाती, 39 भी 2 ही बार जाएगा। सो 39 × 2 अगर मैं करूंगा, यहां पर कर लेते हैं, आ जाओ। तो 1100 डिवाइड बाई 39 2 टाइम्स। ठीक है, सो 9 2 18, 1 कैरी, 2 2 3 2 6, 178, 10 - 8 क्या कर दिया मैंने? एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। ठीक है, हाँ तो 78 आई हुई है, तो 10 - 8 2, 9 - 7 आपका 2 हो गया, 22 बचा हुआ है। नहीं 22 कैसे बचा हुआ है? अरे क्या कर रहा हूं मैं जिंदगी में? अरे सॉरी गाइस, सॉरी मैंने सही किया था पहले, वही तो मैं सोचू। तो यहाँ पर 78 ही आएगा। हाँ ठीक है, तो हाँ 10 - 8 2 हो गया,
9 माइनस नहीं 10 माइनस 8 2 हो गया, 10 माइनस 7 आपका 3 हो गया, 32 बचा हुआ है। ठीक है, ये 0 जाएगा तो 320 हो गई। तो 39 जो है 320 तो नहीं जाएगा, 10 बार तो नहीं जाएगा, 9 बार भी नहीं जाएगा, तो 8 बार जाएगा ना, 28 यहाँ पर 28 हो जाएगी। ठीक है, सो 9 8 72, 7 कैरी, 9 3 27 प्लस 7 34, 342 पे आ गया है। चल 8 टाइम्स भी नहीं जाएगा, नहीं यार, 9 8 72 2 7 कैरी हो गई, 8 3 24 7 31 हो गया, करेक्ट। सो 31 312 हो गया, करेक्ट। तो 10 माइनस 2 8 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। ठीक है, तो 8 बची यहाँ पर। तो आप देखोगे 28 हो गई, 28 पॉइंट अगर मैं 0 डाल देता हूं तो अगेन ये 2 बार जाएगा, 2 बार भी जाएगा, 39 इंटू 2 78, हाँ 2 बार जाएगा। 28.2 मेरी वैल्यू यहां पर बताई जा रही है, 28.2 मीटर्स पर सेकेंड। ये जो वैल्यू आ रही है मुझे स्पीड ऑफ साउंड की, ये तो भाई साहब कुछ गलत ही आ रही है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है आपको आना चाहिए आइडियली 340 या 344.2, यहां पर 28.2 आ रही है, जो है गड़बड़। तो कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी। 44 मीटर डीप एंड द साउंड ऑफ स्पैश इज हर्ड आफ्टर 3.12 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। सो 2 इंटू 44 जाने के लिए, आने के लिए, ठीक है, डिवाइड बाय 3.12 टू 1.56 टाइम्स। नहीं यार, कैलकुलेशंस तो सही लग रही है मुझे, ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि वैल्यू सही आ रही है, आई माइट बी रॉन्ग। तो पहले ही 2 0 दे देता, ठीक है, 312, तभी सेम चीज ही आती, ठीक है। तो आई थिंक आवर कैलकुलेशन इज राइट, हम यहाँ पे लिखेंगे 28.2 मीटर सेकंड। हमें तो यही वैल्यू आ रही है बच्चों, क्योंकि जो वैल्यू हमें दी गई है उसके हिसाब से यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 28.2 मीटर पर सेकंड मुझे लग रहा है सही है, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे फिर भी। अब मूविंग टू द सी पार्ट, सी तीसरा जो पार्ट हमारा, वो तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है? तीसरा पार्ट हमें बोल रहा है साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ वाइब्रेटरी मोशन, देन व्हाई अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम डज नॉट प्रोड्यूस साउंड, है ना। जैसे पेंडुलम क्या होती है, पेंडुलम भाई आपने यहां से पेंडुलम को छोड़ा, ठीक है, पेंडुलम ऐसे स्विंग करती है, तो इसको भी हम वाइब्रेशन बोल सकते हैं। तो ये पेंडुलम का जो स्विंग होता है, ये आवाज क्यों नहीं करती? क्योंकि साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन की वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर मेरे हाथों को वाइब्रेट करूं ऐसे, तो आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज आएगी अगर बहुत तेजी से करूंगा ना, ऐसे करूंगा तो आवाज नहीं आएगी, ऐसे आवाज आएगी, समझ रहे हो? तो इसमें क्या डिफरेंस आया? जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है आपके पेंडुलम की, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से छोटी है। तो जब तक 20 हर्ट्ज का नहीं होता आपका फ्रीक्वेंसी का लेवल, तब तक आपको आवाज नहीं आएगी, बिकॉज आवर ऑडिबल रेंज इज 20 to 20,000 हर्ट्ज, ये याद रखना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे पीपल। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट्स इन अ मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके आप कैसे कोई भी मेटल के बीच में जो डिफेक्ट्स है उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा डायग्राम के साथ बताता हूं मैं आपको, देखना ध्यान से। मान लीजिए कि भाई ये आपका एक मेटल है और मेटल के बीच में यहां पर एक क्रैक है, ठीक है, मेटल के बीच में यहां पर एक छोटा सा क्रैक बना हुआ है। ओके, क्रैक बना दिया हमने, ओके, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर अल्ट्रासाउंड के जो ट्रांसमीटर्स होते हैं, मान लीजिए अल्ट्रासाउंड के हमने ट्रांसमीटर्स दिए और ट्रांसमीटर से क्या हो रही है, रेस बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हमारा, ये हमारा अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर है। और इस मेटल, ये क्या है हमारा, ये मेटल है। और मेटल के दूसरे एंड पे क्या होगा, मेटल के दूसरे एंड पे होंगे रिसीवर्स। ये पहला, ये दूसरा, ये क्या है भाई, ये रिसीवर्स है। तो होगा क्या रिसीवर के दौरान, तो आपका जो रेज है वो रेज आएंगे ना सामने, ये रेज आएंगे, सीधा निकल जाएंगी। ये दूसरा रे आएगा और निकलने के बदले क्रैक से टकरा के वापस चला जाएगा। ये तीसरा रे आएगा, टकरा के वापस चला जाएगा। चौथा रे पास हो जाएगा। तो आपके रिसीवर्स जो है, ये बीच वाले जो अल्ट्रासाउंड के रेज है उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो टकरा के वापस जा चुकी है। तो क्लियर कट हमें समझ में आ जाए कि भाई हमने 4 रेज दी थी, या तो इतनी रेज दी थी, उनमें से इतनी पहुंची है, तो यहां पे बीच में कहीं ना कहीं क्रैक होगा, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए। समझ में आ गई बात? बस, हाँ जी। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर बी है बेटा, ये सेम फॉर्मूला यानी कि v इज इक्वल टू 2d/t के फॉर्मूला से मैं चाहूंगा कि जवाब निकाल के बताइएगा। यहां पर अ पर्सन फायर्स अ गन स्टैंडिंग एट डिस्टेंस ऑफ 55 मीटर फ्रॉम अ वॉल, डी आपको दी हुई है। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330, स्पीड ऑफ साउंड 330 आपको दिया हुआ है।
फाइंड द टाइम फॉर एन एको टू बी हर्ड, आपको टी निकालनी है, ठीक है। सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करिए और इसकी वैल्यू मुझे निकाल के दिखाइए। होमवर्क में जो बच्चे सबसे पहले जवाब देंगे उनका नाम मैं अपने नेक्स्ट 5 के पंच के वीडियो में दिखाऊंगा। तो मेक श्योर कि आप स्पैम कर रहे हो। टॉप 5 बच्चों का नाम दिखाऊंगा, तो सारे बच्चे शेयर करते जाना। तो अगर आपको ये हमारी 5 का पंच का सीरीज अच्छी लगी हो और ऐसे और अमेजिंग सीरीज का लुत्फ उठाने के लिए मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो को क्या कहते हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको डेली क्विजेस, मोटिवेशन और भाई साहब क्या हमारे टीचर्स के लाइव भी एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। शेड्यूल वगैरह वहीं पे आती है, नोट्स भी वहीं पे आते हैं। तो मेक श्योर दैट यू जॉइनिंग दैट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, रियली मींस अ लॉट। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। और बच्चों पढ़ते रहना, पीस।